हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। आज का पहला शब्द है रिपैट्रिएशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। री शब्द का मतलब क्या होता है? री शब्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है बैक और एक होता है अगेन। तो रिपैट्रिएशन का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी इंसान को उसकी कंट्री में वापस भेज दिया, जहां से वो आया था उसको वापस भेज दिया। इसका मतलब उसको रिपैट्रिएट कर दिया। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग अ पर्सन टू देयर कंट्री ऑफ ऑरिजिन। अगर इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढ पा रहे हो? ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है? इंसान को भेज रहे हो ना तो हिज आएगा, टू हिज कंट्री ऑफ ऑरिजिन। पर्सन्स को भेज रहे होते तो देयर आता, देयर प्लूरल एडजेक्टिव होता है या प्लूरल प्रोनाउन होता है। देयर दोनों का रोल प्ले करता है। सभी को पता है एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। यहाँ पे देयर या हिज क्या था? एडजेक्टिव था। क्यों? क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा था। ये रहा नाउन, कौन सी कंट्री? उनकी कंट्री। रिटर्न कर दिया, रीस्टोर, रीइंस्टेटमेंट की वापस जाओ भाई तुम। एंटोनिम्स एग्जाइल मतलब बांध के रखा है, बैनिशमेंट देश निकाला, देश से निकाल दिया गया। डिस्प्लेसमेंट वो अपनी जगह से निकल गया, अलग हो गया। तो सरकार ने फैसिलिटेट किया, फैसिलिटेट किया मीन्स हेल्प करी। सरकार ने हेल्प करी किस चीज़ में? रिपैट्रिएशन में, कि वापस चले जाएं। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मीन्स जो फंसे हुए हैं। तो जो सिटीजन्स फंसे हुए हैं फ्रॉम वॉर टोन रीजन्स, उन एरियाज में जहाँ पे लड़ाई चल रही है, तो सरकार ने मदद करी कि वहाँ से जो सिटीजन्स हैं वो वापस चले जाएं। अगला वर्ड है शैकल। शैकल्स पता है क्या होती है? एक होते हैं वर्ड शैकल्स और एक होता है वर्ड फेटर्स। तो शैकल्स और फेटर्स शब्दों का मतलब क्या होता है? जंजीरें, जो चीज़ आपको बांधे। आयरन्स भी बोल देते हैं। तो जो चीज़ आपको बांध रही है उन जंजीरों को बोलते हैं शैकल्स, फेटर्स और आयरन्स। ये तीनों के तीनों कैसे? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, मतलब इन तीनों को गिन नहीं सकते। ऑल ऑफ देम आर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो इसी का वर्ब बना है शैकल्ड। शैकल्ड का मतलब क्या है? बांध देना। आपने किसी को बेड़ियों में, जंजीरों में बांध दिया, इसका मतलब आपने उसको शैकल कर दिया। रिस्ट्रेन्ड और कन्फाइंड, कन्फाइंड मीन्स बांध दिया, यूजुअली विद चेन्स, जंजीरों से। हैंड कफ कर दिया, हथकड़ी लगा दी, बाउंड कर दिया, बांध दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, बांध दिया। बांध दिए को और क्या बोल सकते हैं? मतलब एक तरीके से कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल कर लिया मतलब लीश कर लिया, ब्रिडल कर लिया। इनका मतलब भी क्या होता है? कंट्रोल कर लिया। लीश क्या होता है? जिस पट्टे से डॉग को बांध के रखते हैं। ब्रिडल क्या होता है? जिससे हॉर्स को या घोड़े को कंट्रोल करते हैं। एंटोनिम्स, आप उसने फ्री कर दिया, लिबरेट कर दिया, फ्री कर दिया। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, आज से तू लिबरेटेड है, आज से तू फ्री है, रिलीज कर दिया। मुझे फ्री करने के कुछ वर्ड्स और बता दो। पहले एक बार ये कर लेते हैं फिर वो वर्ड्स करेंगे। प्रिजनर्स को बांधा गया और एस्कॉर्ट किया गया का मतलब क्या है? उनके साथ साथ कौन चल रहे थे? बाय हेविली आर्म्ड गार्ड्स। तो बहुत ही ज़्यादा हथियार रखे हुए जो गार्ड्स थे वो चल रहे थे उन प्रिजनर्स के चारों ओर। चलो, आपने किसी के ऊपर से इल्ज़ाम हटा दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, अब तेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, तुझे माफ़ किया जाता है। तो उन वर्ड्स को क्या क्या बोलते हैं? राइट, एब्जॉल्व कर देना, इमेंसिपेट कर देना, एक्विट कर देना, एग्जॉनरेट कर देना, विंडिकेट कर देना, लिबरेट कर देना, अनलीश कर देना मतलब फ्री कर दिया आपने, अनब्रिडल कर दिया मतलब फ्री कर दिया। लीवे का मतलब होता है फ्रीडम, तो गिव लीवे इसका मतलब क्या है? फ्रीडम दे दिया। पार्डन कर दिया
मतलब आपने उनको माफ कर दिया। एमनेस्टी देने का मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से माफी दे दी। एक सेकेंड, एमनेस्टी दे दी मतलब उनको क्या कर दिया, माफी दे दी। एक्सकल्पेट कर दिया मतलब उनके ऊपर से क्या कर दिया, इल्जाम हटा दिया। अच्छा, अगर इल्जाम लगाया है किसी के ऊपर, तो अगर आपने किसी के ऊपर इल्जाम लगाया है, मतलब इन सारे वर्ड्स के एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। इनकल्पेट किया है, इसका मतलब क्या है, इल्जाम लगाया है। एलिज किया है मतलब आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो कि ऐसा ऐसा इस इंसान ने किया है। और कोई वर्ड याद आ रहा है? इनकल्पेट किया है, एलिज किया है, ब्लेम किया है कि इस इंसान ने ये गलत किया है। क्लियर है, याद रहेंगे। अक्यूज किया है, राइट, उसके ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो कि इसने ये गड़बड़ करी है। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। पेरिलस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। पेरिलस है, इसका मतलब खतरनाक है, डेंजरस है, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क। हजार्डस है, रिस्की है, ट्रेचरस है। बता दो 10-12 सिनोनिम्स और। हजार्डस है, रिस्की है, कैसी है, परनिशियस है, इनमिकल है, डेलेटेरियस है, याद करेंगे सारे, डेट्रीमेंटल है, नॉक्शियस है, मेलेवोलेंट है, जियोपार्डस है, लीथल है, राइट, डेडली है, डेडली है, फैटल है, कैटास्ट्रॉफिक है, मीन्स तबाही मचा देने वाली, कैटाक्लाइजमिक है, कैलामिटस है, विक्शियस है, मेनेसिंग है, थ्रेटनिंग है, हजार्डस है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो, हाँ, नेफेरियस है, राइट। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, पार्लस है, परनीशियस लिख लिया। चल, तो फुल ऑफ डेंजर है, रिस्क। एंड सारे वर्ड्स जितने भी मैंने लिखे हैं, ये सारे वाले वर्ड्स जो थे, फ्री करना और इल्जाम लगाना, ये सब वर्ब्स थे। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं मैंने खतरनाक के, ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। नेस्टी है, राइट, मैलिशियस है, सब नेगेटिव वर्ड्स है, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव वर्ड्स। एंटोनिम्स क्या हो गए, सेफ है, सिक्योर है, हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं है। क्या बोल सकते हैं, बिनाइन है, बिनाइन का मतलब क्या होता है, हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं है। इनोक्यूअस है, इनोक्यूअस का मतलब भी क्या होता है, हार्मलेस है, बिनाइन है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, डेंजरस का एक और वर्ड इंसीडियस है। इंसीडियस इज ऑल्सो वर्ड, खतरनाक है, डेंजरस है। तो जो रिफ्यूजीज थे, उन्होंने एक बहुत ही पेरिलस, एक बहुत ही खतरनाक जर्नी ली अक्रॉस द ओशन, ओशन के अक्रॉस, ओशन को पार करते हुए, इन सर्च फॉर अ बेटर लाइफ, कि उनको एक बहुत ही अच्छी जिंदगी मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफस। कितने सारे वर्ड्स हो जाते हैं ना एक ही क्लास में। अगला वर्ड है ऑफस्केट करना। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मैम इतने सारे वर्ड्स याद नहीं होंगे, लेकिन अब जैसे जैसे रेगुलर आते जाओगे ना, ये वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे, तो आपको याद होते जाएंगे। वोकैबुलरी को याद करने का एक ही तरीका होता है, रेपिटेशन। आपको कैसे पता चला कि एप्पल कौन से फ्रूट को कहते हैं, ग्रेप्स कौन से फ्रूट को कहते हैं, मैंगो कौन से फ्रूट को कहते हैं, रेपिटेशन से। आपने इतनी बार सुन लिया उस चीज़ को कि आपको याद हो गई। सिमिलरली ये वर्ड्स मैं आपको इतनी बार बोल बोल के सुना दूंगी कि आपको याद हो जाएंगे। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, हाँ मैं वापस आ जाती हूँ। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑफस्केट करना। आप किसी चीज़ को ऑफस्केट कर रहे हो, मतलब उसको अनक्लियर बना रहे हो।
पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। तो डेलिबरेटली का मीनिंग क्या होता है? जानबूझ के आप किसी चीज़ को अनक्लियर बना रहे हो या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बना रहे हो कि आपको समझ ही नहीं आ रही, कंफ्यूज कर रहे हो। ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या होता है? अनक्लियर बना रहे हो, कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। एंटोनिम्स आपने क्लैरिफाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, एल्यूसिडेट कर दिया, क्लियर कर दिया। तो पॉलिटिशियन ने अपना जो नज़रिया था, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको अनक्लियर बना दिया। किस टॉपिक के ऊपर? कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर। वो बहुत ही लड़ाई वाला टॉपिक था, तो उसने अपना स्टैंस दिया ही नहीं क्लियर। अच्छा, हमने कंफ्यूजिंग बना दिया ना, तो मुझे कंफ्यूजिंग वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ अगर कंफ्यूजिंग है मतलब वो कैसी है? कॉम्प्लिकेटेड है। देखते हैं कितने लिख पाते हैं, कोशिश करते हैं। इंट्रिकेट है मीन्स कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है। बाइजेंटाइन है, आर्केन है, रिकंडाइट है। क्लियर नहीं है मतलब ऑब्सक्योर है। क्लियर नहीं है मतलब कंफ्यूजिंग ही है ना, तो अनक्लियर वाले सारे वर्ड्स भी आ जाएंगे। हेजी है, हाँ। परप्लेक्सिंग है, क्लियर नहीं है, कंफ्यूज करने वाली है, परप्लेक्सिंग है। फिर हाँ, फिर वो वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। फ्लैबरगास्टिंग है, गॉबस्मैकिंग है, बैम्बूजलिंग है, कॉन्वोल्यूटेड है, राइट, कंफ्यूजिंग है, एनिग्मेटिक है, बिविल्डरिंग है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज़ कैसी है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी है। अभी और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो याद नहीं आ रहे, आप लोग याद करवाओ मुझे। हाँ, फ्लमॉक्सिंग है, एक एम से और वर्ड होता है। चलो अभी जितने याद आ रहे हैं वो लिख लेते हैं, फिर और याद आते हैं। हाँ, बैफलिंग है, राइट। लेबरंथीन है, राइट। लेबरथीन है मीन्स कंफ्यूजिंग है, राइट। मडी है मीन्स क्लियर नहीं है, कंफ्यूजिंग है। मर्की है, क्लियर नहीं है, ये नॉट क्लियर के सिनोनिम्स हो गए। वेग है, क्लियर नहीं है मतलब कंफ्यूजिंग है। एम्बिगुअस है मतलब क्लियर नहीं है, मतलब कंफ्यूजिंग है। इक्विवोकल है, क्लियर नहीं है मतलब कंफ्यूजिंग है। एजोटेरिक है, राइट, क्लियर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है। चलो बहुत सारे हो गए अब तो। चलिए, तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कंफ्यूजिंग है। सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। आ जाते हैं क्लैमर पे। क्लैमर मीन्स शोर, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अलाउड एंड परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस, लगातार। तो किसी चीज़ की लगातार डिमांड चल रही है, बहुत तेज तेज लोग चीख चीख के मांग रहे हैं, दैट मीन्स क्लैमर है। अप्रोर, आउटक्राई, डिमांड। एंटोनिम्स, शांति ही शांति है, साइलेंस है, पीस है, अग्रीमेंट है। शांति के दो वर्ड्स बता दो। ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी। इनका मतलब क्या होता है? शांति ही शांति है। हाँ, एक बच्चे ने बोला मैं, एक और वर्ड आ गया, नॉटी है। नॉटी का मीनिंग भी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, एक और वर्ड इसका क्या हो सकता है? कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? कैको का मीनिंग होता है बैड, फोन का मीनिंग होता है साउंड, बहुत ही ज्यादा खराब साउंड आ रही है। तो कैकोफोनी है मतलब बहुत तेज तेज लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्लैमर है, कैकोफोनी है, दोनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं। तो जो क्लैमर था, जो शोरगुल था कि उनके वेज बढ़ा दिया जाए, वेज का मतलब है जो उनको पैसा मिलता है वो बढ़ा दिया जाए, वो बढ़ता गया शोर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई। अगला वर्ड है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट लोग कौन होते हैं? जो जिद्दी होते हैं। लास्ट में एंट लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो रिकैल्सिट्रेंट लोग बहुत जिद्दी होते हैं, वो किसी की बात नहीं मानते, वो कोऑपरेट करते ही नहीं है। रिकैल्सिट्रेंट, डिफाइंड, किसी की बात नहीं मानते। रिबेलियस, रिबेल करते हैं। ऑब्स्टिनेट होते हैं, जिद्दी होते हैं। मुझे जिद्दी के कुछ सिनोनिम्स बता दो। जिद्दी होते हैं मतलब कैसे होते हैं?
ऑब्ड्यूरेट होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, पगनेशियस होते हैं, एडमेंट होते हैं, स्टबर्न होते हैं, रिजिड होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, कि किसी की बात नहीं मानेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जिद्दी के सिनोनिम्स हैं। ऑल ऑफ देम आर व्हाट, एडजेक्टिव्स। किसी की बात नहीं मानेंगे। इनट्रांसिजेंट, कि बदलने को तैयार ही नहीं होते हैं, कि हमने जो सोच लिया जो सोच लिया, अब हम किसी की बात नहीं मानेंगे। याद रहेंगे सारे के सारे वर्ड्स आप सभी को। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गए, कंप्लायंट, जो बात मान जाएंगे, ओबीडियंट हैं, सबमिसिव हैं, बात मान जाते हैं, सारी की सारी बात मान जाते हैं। तो जो रिकैल्सिट्रेंट एम्प्लॉय था, जो जिद्दी एम्प्लॉय था, उसने मना कर दिया कि वो कंपनी की पॉलिसीज नहीं मानेगा। तो वो एम्प्लॉय कैसा था, जिद्दी था। अगला वर्ड है मेलेवोलेंट। इसमें रूट वर्ड है मैला। मैला का मीनिंग क्या होता है, बैड, खराब, ईविल। कोई चीज़ मेलेवोलेंट होती है तो वो खतरनाक होती है, डेंजरस होती है। कोई इंसान मेलेवोलेंट होता है तो वो भी खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। मतलब वो हमेशा क्या चाहता है, कि दूसरे का बुरा कर दे। तो ऐसा इंसान क्या होता है, मेलेवोलेंट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच, लास्ट में ENT लग रहा है, एडजेक्टिव हो गया। मेलिशियस होता है, हॉस्टाइल, विंडिक्टिव। विंडिक्टिव इस मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो जो इंसान विंडिक्टिव होता है वो बदले की आग में तड़प रहा होता है, कि उसे बदला लेना है। मतलब वो खतरनाक हो जाता है सामने वाले के लिए, वो बहुत ही ईविल हो जाता है। अच्छा, मुझे हॉस्टाइल वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो पहले तो। कोई इंसान अगर हॉस्टाइल है, इसका मतलब वो कैसा है, एक्रिमोनियस है, लड़ने के लिए तैयार है सामने वाले से। मतलब एक तरीके से लड़ाकू सा है ना। लड़ाकू वर्ड के सिनोनिम्स करते हैं। चलो, कैसा है, बेलिजरेंट है, बेलिकोज है, कॉम्बैटिव है, लड़ने के लिए तैयार है हर किसी से। पीविश है, चिड़चिड़ा सा रहता है, लड़ाकू सा है। पेट्यूलेंट है, लड़ाकू सा है, चिड़चिड़ा सा रहता है। एंटागोनिस्टिक है, लड़ने के लिए पूरी तरीके से हर समय तैयार रहता है। तो ये सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, लड़ाकू इंसान। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं। ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। एंटोनिम्स, बेनिवोलेंट है। बेनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बेनी और ईयू, दो शब्द होते हैं जिनका मीनिंग होता है गुड, अच्छा। तो बेनिवोलेंट है, काइंड है, मतलब बहुत ही अच्छे दिल का है। कंपैशनेट है, लोगों के बारे में सोचता है। एल्ट्रुइस्टिक है, एल्ट्रुइस्टिक मींस जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए ही समर्पित कर दिया, बहुत बढ़िया इंसान है। फिलैंथ्रोपिस्ट है, इंसानों से प्यार करता है, फिलैंथ्रोपिक है। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। हाँ, टेस्टी एक और वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो। टेस्टी का मतलब भी क्या होता है, ऐसा इंसान जो चिड़चिड़ा सा रहता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। ग्रम्पी लिख सकते हो यहाँ पे, चिड़चिड़ा सा इंसान हमेशा लड़ने के लिए तैयार। ग्राउची लिख सकते हो, चिड़चिड़ा सा इंसान हमेशा लड़ने के लिए तैयार। इर्कसम लिख सकते हो, चिड़चिड़ा सा इंसान हमेशा लड़ने के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। तो विलन का जो मेलेवोलेंट स्कीम्स थी, उसकी जो गंदी स्कीम्स थी, उसने डरा दिया पूरे के पूरे किंगडम को, पूरे के पूरे राज्य को उसने क्या कर दिया, डरा दिया। ये वर्ड्स आपने लिख लिए ना। अब तो जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनको एक और वर्ड बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, समैरिटन। समैरिटन किसके लिए यूज करते हैं, वो लोग जो बहुत ही अच्छे होते हैं, राइट। चिड़चिड़े इंसान के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, इर्रास्केबल। इर्रास्केबल शब्द का मतलब भी क्या होता है, जो इंसान बहुत चिड़चिड़ा सा रहता है। फ्रैक्शियस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट, बहुत चिड़चिड़ा सा। कैंटैक्रस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, राइट, बहुत चिड़चिड़ा सा इंसान, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार इंसान। क्वारलसम, पूरे टाइम लड़ाई के लिए तैयार। चलो, अगला वर्ड क्या है, एनविएबल। लास्ट में ABLE लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एनविएबल मीन्स जो चीज को देख के एनवी हो कि यार इसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो इस दो वर्ड्स होते हैं, एनवी और जेलसी। सबको डिफरेंस पता है एनवी और जेलसी में। एनवी शब्द का मतलब क्या होता है कि यार इसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए, तो आपके अंदर एनवी है। जेलसी होता है मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होनी चाहिए। तो जेलसी एक नेगेटिव ट्रेट है, जबकि एनवी एक पॉजिटिव ट्रेट है।
इसके पास है, मेरे पास भी हो, एनवी है। इसके पास मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं हो, जेलसी है। तो एनवियस चीज या एनविएबल चीजें क्या हो गई, जो आप चाहते हो आपके पास हो। तो इसका मतलब एनविएबल मीन्स जो डिजायरेबल है, जिससे एनवी हो रहा है कि भाई मेरे पास भी होनी चाहिए वो चीज। कोवेटेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कोवेटेड। कोई चीज अगर कोवेटेड होती है इसका मतलब वो डिजायर्ड होती है, आपको वो चाहिए अपने पास। डिजायरेबल है, एडमायरेबल है कि मुझे मेरे पास होनी चाहिए ना। एंटोनिम्स अनडिजायरेबल है, नहीं होनी चाहिए मेरे पास। अनइम्प्रेसिव है, मुझे पसंद ही नहीं आ रही। अनरिमार्केबल है, कुछ अच्छा है ही नहीं इसके अंदर। तो मैम प्लीज साइड हो जाओ। लो, तो शी हैज़ एन एनविएबल रेप्यूटेशन, उसकी एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेशन है कि एक बहुत ही स्किल्ड और एक बहुत ही डेडिकेटेड वो लॉयर है, और उसकी क्या है, ऐसी रेप्यूटेशन है। अगले वर्ड पे आते हैं, वर्चुअस। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एक होता है बुराई और अच्छाई। तो बुराई को बोलते हैं वाइस और अच्छाई को बोलते हैं वर्च्यू। तो वाइस एंड वर्च्यू का मतलब क्या होता है, बुराई और अच्छाई। तो वर्च्यू मीन्स अच्छाई, तो वर्चुअस मीन्स जो चीज अच्छी है। हैविंग हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, जिसके मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। एथिकल है, राइटियस है, ऑनरेबल है, मीन्स अच्छी है। एंटोनिम्स, इमोरल है, अच्छी नहीं है, करप्ट है, विकेड है, बहुत ही खराब है। तो जो बढ़िया लीडर था, जो बहुत ही स्पिरिचुअल लीडर था, एथिकल लीडर था, हमेशा सही काम करता था, उसकी तारीफ की गई किस चीज़ के लिए, उसकी ऑनेस्टी के लिए और उसकी इंटीग्रिटी के लिए, कि वो हमेशा सही काम करता है। अच्छा, जो लोग हमेशा सही काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्रूपुलस। बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया, डबल स्टार मार्कर के लिखेगा। स्क्रूपुलस लोग का मतलब क्या होता है, वो लोग जो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं। अनस्क्रूपुलस लोग कौन से होते हैं, अनस्क्रूपुलस लोग वो होते हैं, वो लोग जो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, डिसऑनेस्ट होते हैं। ड्रैकोनियन, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। तो ड्रैकोनियन रूल्स लाए गए, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट, लोगों को दबाने वाले, अपनी अपनी चलाने वाले, बहुत ही स्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स लीनियंट है, हल्के फुल्के से, माइल्ड है, मर्सीफुल है। अच्छा, मर्सी का एक वर्ड मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, याद रखना उस वर्ड को, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मीनिंग क्या होता है, मर्सी। तो सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज लगाए, किस चीज़ को रोकने के लिए, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए, कि लोग इलीगल तरीके से दूसरी कंट्री में एंटर ना हो, उसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं, बीवर अवे मीन्स बहुत मेहनत करना। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब बीवर अवे यूज़ किया जाता है। बीवर एक ना रोडेंट होता है, एक जानवर होता है जो बहुत मेहनत करता है, तो वहीं से ये फ्रेजल वर्ब बना कि बहुत मेहनत करना। पर्क अप करना या पर्क अप हो जाना, बहुत खुश हो जाना। पर्क का मतलब क्या होता है, तो आपको पर्क्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको पर्क्स दिए जा रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएंगे तो आप क्या हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे। तो पर्कअप होना मतलब बहुत खुश हो जाना, चीयरफुल हो जाना, एनर्जेटिक हो जाना, एक्ज्यूबरेंट हो जाना। एक्ज्यूबरेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही हैप्पी हो जाना। अच्छा, मुझे कोई इंसान हैप्पी है उसके कुछ फ्रेजेस बता दो, देखते हैं कितने लिख पाते हैं। कोशिश करते हैं खूब सारे लिख लें, लेकिन देखते हैं। टिकल्ड पिंक मीन्स आप बहुत खुश हो। यू आर इन सेवेंथ हेवन मतलब बहुत खुश हो। एज हैप्पी एज लैरी, बहुत खुश हो। आप टाउन को रेड पेंट कर दोगे मतलब आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, बहुत खुश हो। यू विल पेंट द टाउन रेड। यू आर लाइक अ डॉग विद 2 टेल्स, मतलब आप बहुत खुश हो। ऑन क्लाउड 9, क्लाउड 9 पे हो, बहुत खुश हो। ओवर द मून हो, बहुत खुश हो। ओवर द क्लाउड्स हो, बहुत खुश हो। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, यू आर वेरी 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 हैप्पी। प्ले अराउंड करना, इसका मतलब सीरियस ही ना होना, बहुत ही कैजुअली और इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना, बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो किसी काम को लेके।
इसका मतलब यू आर प्लेइंग अराउंड। स्क्रेप अप मीन्स बहुत मुश्किल से आप किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, तो फिर स्क्रेपिंग अप बहुत मुश्किल से इकट्ठा हो रहा है। स्क्रेप करने का मतलब क्या होता है? स्क्रेप करने का मतलब होता है कि आपने देखा होगा ना, लोग क्या करते हैं, कोई सामान है आपके ऊपर, इसके ऊपर से ना ऐसे स्क्रेप कर रहे हैं, ऐसे हल्का 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 सा निकाल रहे हैं, तो इतनी मेहनत करो तो हल्का सा निकल के आ रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत मुश्किल से वो चीज़ आपको मिल रही है। तो हर फ्रेज के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, उस फ्रेज का मीनिंग वो क्यों है, वो रीज़न समझ में आ जाएगा तो वो फ्रेजल वर्ब याद हो जाएगी। ईडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या है? बहुत तेज बारिश हो रही है। इफ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ही ज़्यादा तेज बारिश हो रही है। अच्छा, मुझे कैट के कुछ ईडियम्स बता दो। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या होता है? आपने क्या कर दिया? स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या है? आपने किसी का सीक्रेट रिवील कर दिया। रिवील समथिंग। बेल द कैट, कैट के गले में घंटी लगा दी, इसका मतलब क्या है? कि आपने बहुत ही मुश्किल काम किया। डू समथिंग वेरी, डू अ रिस्की टास्क, एक ऐसा काम किया है जो बहुत ही रिस्की है। कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग का मतलब क्या? बिल्ली ले गई है क्या तुम्हारी जुबान को? मतलब आस्क, पूछ रहे हो कि तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया। आस्किंग वाई आर यू साइलेंट, कि चुप क्यों हो, दैट इज व्हाट कैट गॉट योर टंग। बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, छोटे पॉन्ड में बड़ी फिश है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एक छोटे से एरिया में आपके पास, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, आपकी सब बात मानते हैं, दैट मीन्स यू आर अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। अच्छा, अगर मैंने को लिखा हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, मेरे पास आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई मतलब आई हैव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू डू, मुझे और भी इम्पॉर्टेंट काम है जो करने हैं, दैट मीन्स आई हैव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू डू। ये जितने भी एनिमल बेस्ड ईडियम्स है ना, ये सारे के सारे मैं आपको ना वही वोकैबुलरी वाले चैनल में शॉर्ट्स फॉर्म में देने वाली हूँ, तो उसको देखते रहना, अपने आप सारे ईडियम बेस्ड सॉरी एनिमल बेस्ड ईडियम्स याद हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है तो उसमें तो पूरा का पूरा चैप्टर ही है ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, जिसमें सारे एनिमल बेस्ड ईडियम्स, कलर बेस्ड ईडियम्स, हर तरह के थीम बेस्ड ईडियम्स दिए हुए हैं। बी इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब आप एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, यार आई डोंट हैव मच रिसोर्सेज, आई डोंट हैव मच मनी, आई एम इन अ वेरी टाइट कॉर्नर राइट नाउ, मतलब अभी मेरी सिचुएशन है वो बहुत खराब है। ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना, सबके सामने कर देना, मीन्स रिवील कर देना। डाइवल्ज कर देना मीन्स आपने किसी चीज की क्या किया, आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन लोगों के सामने ला के रख दी। च्यू द कड, ये मान लो भैंस है, आपने भैंसों को देखा होगा, वो कुछ खा नहीं रही होती तब भी आपको है ना ऐसे मुंह चला रही होती है। होता क्या है, जो भैंस होती है, जो बफलो होती है, वो जो पुराना खाया हुआ खाना है ना उसको भी च्यू कर लेती है वापस लाके मुंह में। तो यहां से इडियम बना च्यू द कर्ड, मीन्स आप किसी चीज को सोच रहे हो। पॉन्डर ओवर समथिंग, सोचने का एक और वर्ड क्या होता है? कंटेम्पलेट करना। आप किसी चीज को कंटेम्पलेट कर रहे हो, पॉन्डर कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके बारे में सोच रहे हो। समझ में आई वोकैबुलरी सभी को? मजा आया? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 4300 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग बट 4300 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। चलिए, अ टफ कॉल, एक बहुत ही मुश्किल कॉल है, मतलब एक बहुत ही मुश्किल कदम लेने की ज़रूरत है। ऑन दी आरबीआई मॉनेटरी, आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू आया है 2025 का। बहुत इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल लग रहा है, चलो देखते हैं आर्टिकल क्या कह रहा है। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन।
मैम वो अमीबा लग रहा था, कबूतर लग रहा था। चलो थैंक यू, ये मेरी ड्राइंग की खासियत है कि मैं बनाती कुछ हूँ, आप लोगों को लगता कुछ और है। थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई ड्राइंग। चले, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कौन है? जो डिसीजन लेती है कि रेपो रेट कितना रखना है। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंक्स को पैसा देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। विल कंक्लूड, कंक्लूड मीन्स एंड हो जाएगी। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये अपने फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू को 2025 का जो उनका पहला रिव्यू है, पहली मीटिंग है, उसको एंड करेंगे फ्राइडे को इन सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मीन्स ह्यूजली, बहुत ज़्यादा डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत ज़्यादा अलग तरह का इन्वायरमेंट है फ्रॉम इट्स दिसंबर मीटिंग। तो दिसंबर मीटिंग में इन्वायरमेंट कुछ और था, इस बार इन्वायरमेंट कुछ और है। फॉर वन, पहला डिफरेंस तो क्या है? तो जो की पर्सनल है, पर्सनल मीन्स स्टाफ, की मीन्स मेन, तो जो मेन लोग थे उस मीटिंग में वो बदल चुके हैं। द आरबीआई हैज़ अ न्यू गवर्नर, आरबीआई का नया गवर्नर आ चुके हैं। विद फॉर्मर, जो पहले कौन थे? पहले थे रेवेन्यू, फॉर्मर रेवेन्यू सेक्रेटरी जो थे संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने रिप्लेस कर दिया, मतलब संजय मल्होत्रा जी आ चुके हैं, वो नए गवर्नर बन चुके हैं आरबीआई के। पहले वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उन्होंने शक्तिकांता दास जी को रिप्लेस कर दिया है सून आफ्टर द लास्ट रिव्यू। तो पिछली मीटिंग हुई थी, उसके जस्ट बाद शक्तिकांता जी को हटा दिया गया और संजय मल्होत्रा जी वहां पे आ चुके हैं। डेप्यूटी गवर्नर जो थे माइकल पात्रा जी, जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर थे, जिनके पास लीड था, हु वाज इन चार्ज, मतलब जिनको कंट्रोल करना था मॉनेटरी पॉलिसी को, वो भी पिछले महीने रिटायर हो चुके हैं, मतलब माइकल पात्रा जी भी जा चुके हैं। विद द सेंटर येट, हालांकि सेंटर ने अभी तक उनके सक्सेसर का नाम नहीं दिया है, मतलब माइकल पात्रा की जगह कौन आएगा उनका नाम अभी तक नहीं पता चला है। नेविगेटिंग दिस रिव्यू, ये इस पूरे की पूरी मीटिंग में क्या क्या हुआ इसको समझना, इज गोइंग टू बी, ये थोड़ा सा अ टैड मीन्स कुछ हद तक, समवॉट, ये जो है कुछ हद तक ट्रिकी होने वाला है, मुश्किल होने वाला है फॉर द न्यू सेंट्रल बैंक बॉस, नए सेंट्रल बैंक के बॉस के लिए। विद अनदर डेप्यूटी होल्डिंग एडिशनल चार्ज, क्योंकि दूसरे डेप्यूटी जो है उनको एडिशनल चार्ज मिल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का। सेकेंड, तो पहली सिचुएशन तो क्या चेंज हुई है? पहले सर्कमस्टांसेस ये चेंज हुए हैं कि लोग चेंज हो गए हैं, माइकल पात्रा जी नहीं है, शक्तिकांता दास जी नहीं है, संजय मल्होत्रा जी आ चुके हैं, तो एक चेंज तो ये हुआ है। दूसरा चेंज क्या है? द रुपी इज इन अ फ्री फॉल ऑफ सॉर्ट्स, रुपी क्या है? फ्री फॉल में। सबसे पहले समझते हैं कि रुपी के गिरने का मतलब क्या होता है और रुपी के बढ़ने का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो $1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं 75 रुपीज है, फिर $1 इज इक्वल टू 86 रुपीज हो गया, तो रुपी की वैल्यू, इसको बोलते हैं रुपी का ड्रॉप। क्या हुआ? रुपी की वैल्यू गिर गई। रुपी के ड्रॉप से हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हम कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सामान बाहर की कंट्री में $3 का मिलता है, हमने वो सामान इंपोर्ट किया, तो पहले हमें कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 75 इंटू 3 देना पड़ रहा था, दैट मीन्स 225 रुपीज देने पड़ रहे थे। अब हमें कितने देने पड़ गए? 86 इंटू 3 देना पड़ गया, दैट मीन्स 258 रुपीज देने पड़ गए। इसका मतलब जब भी रुपये की वैल्यू गिरती है, रुपये ड्रॉप करता है, तो क्या आ जाता है? इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? इंपोर्टिंग इन्फ्लेशन आ जाता है, इंपोर्ट्स हमारे महंगे हो जाते हैं जब भी रुपए की वैल्यू गिरती है। तो ऑथर ने क्या बोला? जो रुपी है इज इन अ फ्री फॉल ऑफ सॉर्ट्स। अब फ्री फॉल ऑफ सॉर्ट्स एक पूरा का पूरा फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है बहुत तेजी से गिरना। तो रुपी की जो वैल्यू है वो बहुत तेजी से गिर रही है। आफ्टर हिटिंग 85 टू द US डॉलर ऑन December 19, 2024, December 19, 2024 को 85 रुपीज हो गया था, मतलब $1 वॉज इक्वल टू 85 रुपीज। अब ये 86 हो, फिर वो 86 हुआ जनवरी 13, 2025 को, और अब ये 87 के मार्क को क्रॉस कर चुका है February 3 को। पार्टली कुछ हद तक क्या कारण है? थर्ड फैक्टर एट वर्क। अब थर्ड फैक्टर एट वर्क क्या, अभी हम वो देखेंगे। तो पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि चीज़ें बदल गई हैं इस बार की मीटिंग में। पहली चीज़ तो लोग चेंज हो गए हैं, दूसरी चीज़ रुपी की जो वैल्यू है वो बहुत तेज़ी से गिर रही है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। पैसेज समझ आया सभी को? चलिए अब थोड़ी सी ग्रामर कर लेते हैं, मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे।
रिव्यू का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, मीट का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, यहाँ पे रेवेन्यू सेक्रेटरी के साथ दा क्यों नहीं लगा हुआ ये बता दो, इस सेंटेंस का टेंस बता दो, रिटायर्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, और सिंपल पास्ट टेंस क्यों यूज हुआ है ये बता दो, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग कर लेंगे। रिव्यू नाउन है यहाँ पे, फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू, फर्स्ट एडजेक्टिव है, इट्स एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। मीट भी नाउन है, इट्स एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी जब भी कोई पोजीशन लिखी हो उसके आगे उनका नाम लिखा हो तो कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाते, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल दा नहीं लगता है। इस सेंटेंस का टेंस है, एक ही वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। रिटायर्ड का सब्जेक्ट है माइकल पात्रा, ये कॉमा कॉमा के बीच में था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। सिंपल पास्ट टेंस इसलिए यूज हुआ है क्योंकि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है तो जो हम टेंस यूज करते हैं वो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। इसका सब्जेक्ट है नेविगेटिंग। ये रिव्यू ट्रिकी नहीं है, इस रिव्यू को नेविगेट करना ट्रिकी है, तो नेविगेटिंग इसका सब्जेक्ट है। आफ्टर हिटिंग 85 टू द यूएस डॉलर, आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह यूज हुआ है। हिटिंग वर्ब है, 85 हिटिंग व्हाट, हिटिंग 85, 85 यहाँ पे हिटिंग 85, हिटिंग व्हाट, क्या हिट किया, नाउन की तरह यूज हुआ है। टू प्रेपोजिशन द आर्टिकल, यूएस डॉलर नाउन, ऑन प्रेपोजिशन दिसंबर 19 नाउन, 2024 नाउन, इट प्रोनाउन, स्लिप्ड वर्ब, टू प्रेपोजिशन 86 फिर से नाउन, ऑन प्रेपोजिशन जनवरी 13 2025 नाउन, एंड कंजंक्शन, क्रॉस्ड वर्ब 87 नाउन, ऑन प्रेपोजिशन February 3 नाउन, पार्टली एडवर्ब, ड्यू टू प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह यूज हुआ है, द आर्टिकल, थर्ड एडजेक्टिव, फैक्टर नाउन, एट वर्क, एट वैसे प्रेपोजिशन है, वर्क नाउन है, लेकिन ये पूरा का पूरा फ्रेज की तरह यूज हुआ है, एट वर्क। एट वर्क मीन्स जो चीज़ एक्चुअल में काम कर रही है। कितने लोग के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मैनी ऑफ यू। आफ्टर में कुछ बच्चों को डाउट होगा, तो आफ्टर ना बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। आफ्टर कंजंक्शन का भी रोल प्ले कर लेता है, आफ्टर प्रेपोजिशन का भी रोल प्ले कर लेता है, आफ्टर एडवर्ब का भी रोल प्ले कर लेता है। यहाँ पे आफ्टर प्रेपोजिशन है, क्यों? क्योंकि इस वाले फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है दूसरे फ्रेज से। अगर ये पूरा का पूरा सेंटेंस होता ना तो ये कंजंक्शन होता, बट यहाँ पे आफ्टर क्या है, आफ्टर प्रेपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग।
हाँ जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? द स्ट्रेंथनिंग डॉलर, जो स्ट्रांग हो रहा है डॉलर, रुपी गिर रहा है मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इज ड्रिवन बाय, ये क्यों हो रहा है? बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो यूएस प्रेसिडेंट, सभी को पता है कि इस बार क्या हुआ है, ट्रंप जी आ चुके हैं, तो उसकी वजह से लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है अमेरिका में, और उन्होंने बोला भी है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी, हाँ हाँ, शगुन हो गया है। तो जो डॉलर की वैल्यू जो बढ़ती जा रही है वो क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि यूएस में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं और उनकी ओवरड्राइव का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्टिविटी, हद से ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। किस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो? टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कि अमेरिका फिर से सबसे ऊपर हो जाए। विद हायर टैरिफ्स, वो खूब सारे टैक्सेस लगा रहे हैं अपने बड़े बड़े ट्रेड पार्टनर्स पे, एंड अदर डिसरप्टिव, और भी वो ऐसे डिस्ट्रप्टिव मीन्स चीज़ों को खराब करने वाले, चीज़ों में चेंजेस लाने वाले इकोनॉमिक प्लान्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि वो एग्जिट हो चुके हैं, बाहर हो चुके हैं ग्लोबल टैक्स अकॉर्ड से, तो दुनिया भर के जो टैक्स का जो सिस्टम था उससे वो बाहर हो गए हैं। बंद कर रहे हैं हेल्प का फ्लो, जो बाकी कंट्रीज को हेल्प करते थे, WHO को हेल्प करते थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते थे, उसको वो खत्म कर रहे हैं। एट ऑल का मीनिंग क्या है? अमंग ऑल। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पार्टनर्स पे टैक्सेस लगा दिए हैं, वो ग्लोबल टैक्स अग्रीमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उससे बाहर हो रहे हैं, अब किसी की वो हेल्प नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद क्या है? पहले मैं अमेरिका को सबसे ऊपर ले जाऊँ, फिर बाकी चीज़ों को देखूंगा। वन थिंग हैज़ नॉट चेंज्ड, एक चीज़ जो बदली नहीं है वो क्या है? द क्लैमर। क्लैमर मीन्स शोर, जो नॉइज है। किस चीज़ की नॉइज है? फॉर एन इंटरेस्ट रेट कट, कि इंटरेस्ट को क्या कर दो? कम कर दो। अब यहाँ पे इंटरेस्ट, कौन सी वाली इंटरेस्ट की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है रेपो रेट की। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? पहले समझ लेते हैं साइकिल को, जिन लोगों को नहीं पता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, हमारी सेंट्रल बैंक जो है, वो बाकी बैंक्स को पैसा देती है। बाकी बैंक्स को पैसा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ये बाकी बैंक्स कस्टमर को पैसा देती हैं। हम लोग लोन्स लेते हैं तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ा ना लेते हैं, हम तो बाकी बैंक से लेते हैं। तो अब होगा क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर पैसे को सस्ता कर देगी, मतलब रेपो रेट को कम कर देगी, तो ये वाली बैंक्स भी कस्टमर को कल पे लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको कम कर देगी। मतलब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगा। तो इसलिए सब क्या चाह रहे हैं? इसलिए सब आरबीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम रेपो रेट को कम कर दो, जिससे कि क्या हो? जिससे कि इंडस्ट्री को, कंपनीज को फायदा हो, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाए, पैसा सस्ता मिलने लग जाए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने लग जाए। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी ग्रो करेगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? एक साइड इफेक्ट क्या होता है? एक साइड इफेक्ट इसका ये हो जाता है कि महंगाई भी बढ़ जाती है। जब सबके पास पैसा है, मतलब डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई उतनी ही है, तो महंगाई भी बढ़ जाती है। इसलिए आरबीआई जो है रेपो रेट को नहीं बढ़ाता है। तो अभी लगातार इंडस्ट्री और जो गवर्नमेंट हॉन्चोस का मीनिंग क्या है? लीडर्स। तो गवर्नमेंट लीडर्स जो हैं, इंडस्ट्री के जो लीडर्स जो है, लगातार क्या कह रहे हैं कि रेपो रेट को कम कर दो, रेपो रेट को कम कर दो, रेपो रेट को कम कर दो। दिसंबर में, इन दिसंबर दिस नॉइज, ये नॉइज हाइटेंड हो गई, बढ़ गई। ये नॉइज बढ़ कब गई? आफ्टर अ शार्प ग्रोथ ब्लिप इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। बहुत तेजी से शार्प ग्रोथ ब्लिप। ब्लिप शब्द का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से चीजें ट्रेंड के हिसाब से नहीं हुई, मतलब चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई, उसको बोलते हैं ब्लिप। तो जुलाई सितंबर क्वार्टर में एक प्रॉब्लम आई। एक तरीके से क्या प्रॉब्लम आई? चीजें वैसी नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। जीडीपी से 5.4% ही बढ़ा। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरी की पूरी कंट्री में जितने प्रोडक्ट्स बने उन सबको टोटल कर दो तो जीडीपी आ जाता है। अब 2024-25 की जो ग्रोथ है वो भी डाउनग्रेड कर दी गई है, वो भी कम, ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वो भी कम होगी, 6.4% ही होगी। एंड द नो मार्क्ड, और ऐसा कोई भी स्पेशल कोई अपटिक भी नहीं आ रहा। अपटिक मीन्स इंक्रीज, ऐसा कोई उछाल भी नहीं आ रहा है इकोनॉमिक मैट्रिक्स में, उन नंबर्स में जो इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में, जो क्वार्टर दिसंबर में एंड हुआ था, ग्रोथ वरीज अभी भी
ग्रोथ की जो चिंताएं हैं वो अभी भी एंट्रेंच है। एंट्रेंच मीन्स बसी हुई है, मतलब ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो रही है। इन द इंटरिम, बीच में देयर हैज बीन सम बैक एंड फोर्थ, कुछ बैक एंड फोर्थ हो रहा था। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है? डिसीजन ले लेते हैं, नहीं लेते, ले लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो ऐसी चीजें चल रही थी बिटवीन नॉर्थ ब्लॉक एंड मिंट स्ट्रीट, इन दो के बीच में। ऑन दी फैक्टर्स, मतलब ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जिम्मेदार हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्टम्बल होने पे। स्टम्बल का होने का मतलब क्या? लड़खड़ाने पे, मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, इसके पीछे कारणों पे बहस हो रही थी। फिनेंस मिनिस्ट्री ने क्या चाहा? फिनेंस मिनिस्ट्री ने कोशिश करी कि वो कुछ ब्लेम किस पर लगा दे। तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने इल्ज़ाम किस पे लगाया? इल्ज़ाम लगाया अर्बन डिमांड स्लम्प पे, कि शहरों में डिमांड ही नहीं है, शहरों में लोग सामान ही नहीं खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने का मतलब क्या होता है? कि रेपो रेट बहुत ज़्यादा है। रेपो रेट बहुत ज़्यादा है का मतलब क्या होता है? कि लोगों को पैसा मिल ही नहीं रहा है, लोन्स बहुत महंगे हैं। लोन्स बहुत महंगे हैं मतलब इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ही नहीं है। पैसे का फ्लो नहीं है तो लोग सामान कैसे खरीदेंगे? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसी चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि शहरों में डिमांड नहीं है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, रेपो रेट बहुत ज़्यादा है। समझ में आया पैराग्राफ सभी को? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ रीडिंग करेंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? आरबीआई के जो ऑफिशियल्स हैं, सेंट्रल बैंक, उन्होंने सेंट्रल बैंक का जनवरी का जो बुलेटिन आया, जनवरी का जो एक तरीके से डॉक्यूमेंट आया, उसमें बोला द वन वे, एक तरीका, अगर हमें ग्रोथ में फिर से उछाल चाहिए, स्पार्क मीन्स शुरू करना है, तो उन्होंने बोला एक तरीका ग्रोथ में फिर से उछाल लाने के लिए क्या हो सकता है? एंड अ वर्चुअस साइकिल, और हमें एक अच्छी साइकिल चाहिए। वर्चुअस मीन्स गुड। अगर हमें एक अच्छी साइकिल चाहिए फ्रेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की, कि कंपनी आए और पैसा इन्वेस्ट करें, ग्रोथ में उछाल आए, वो क्या है? इज टू बूस्ट कंजम्पशन। बूस्ट मीन्स इंक्रीज, कि लोग खर्चा करना शुरू करें, लोग कंजम्पशन करना शुरू करें थ्रू हायर डिस्पोजेबल इनकम्स। कैसे? कि उनको ज़्यादा इनकम दो, ज़्यादा पैसा दो। पैसा ज़्यादा दोगे, डिस्पोजेबल का मतलब क्या? टैक्स वैक्स कट कटा के जो उनके पास इनकम बच रही है जिसको वो खर्च कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा बढ़ेगी, और स्पेशली किसके? अर्बन मिडिल क्लास के। तो शहरों की जो मिडिल क्लास है उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो लोग खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। दैट हैज़ बीन पाइनिंग फॉर रिलीफ, जो किस चीज़, कौन सी चीज़ मांग रही है? पाइनिंग फॉर रिलीफ का मतलब क्या है? सुकून मांगना। तो पाइनिंग फॉर एक पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कि आप बहुत नाखुश हो और आप क्या चाह रहे हो? आप सुकून चाह रहे हो। तो किस चीज़ से वो लोग नाखुश हैं, किस चीज़ से सुकून चाहते हैं? फूड इन्फ्लेशन से, खाने में जो महंगाई बढ़ी है उससे। विद द बजट डिलीवरिंग ऑन दिस फ्रंट, बजट ने इस चीज़ को पूरा किया है, डिलीवर किया है इस फ्रंट में, मतलब इस डिमांड को पूरा किया है। इनकम टैक्स कम कर दिया है बजट ने। द बॉल इज बैक, अब दोबारा से बॉल इज बैक इन द आरबीआई कोर्ट, मीन्स अब गेंद आरबीआई के पाले में है। इसका मतलब क्या? आरबीआई को डिसीजन लेना है। इन्फ्लेशन हैज़ बीन ओवर 5%, इन्फ्लेशन 5% ज़्यादा रहा है पिछले 5 महीनों में। बट मे हैव ईस्ट क्लोजर, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ नज़दीक आ जाए आरबीआई के 4% के टारगेट में जनवरी में, मतलब जनवरी में कुछ कम हो जाए ऐसा लग रहा है। बट अ रेट कट, लेकिन अगर हमने रेपो रेट कम कर दिया तो इससे रुपी और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा रुपी को, रुपी की वैल्यू और कम हो जाएगी, और ये क्या कर देगा? स्पर कर देगा। स्पर मीन्स इंक्रीज कर देगा किस चीज़ को? हायर इम्पोर्टेंस इन्फ्लेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि आरबीआई
जब भी रुपये की वैल्यू गिरती है तो इम्पोर्ट का इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाता है, इम्पोर्ट्स महंगे कैसे हो जाते हैं, तो रुपये अगर और गिर गया तो इम्पोर्ट्स में महंगाई आ जाएगी। इट इज़ एन अनएनविएबल सिचुएशन। अनएनविएबल मीन्स हम नहीं चाहते इस सिचुएशन को, ये अनअट्रैक्टिव सी सिचुएशन है। किसके लिए अनअट्रैक्टिव सिचुएशन है ये? फॉर द न्यू आरबीआई चीफ टू बी इन, कि जो नए आरबीआई के चीफ आए हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा, वो इस सिचुएशन को नहीं चाहते कि रुपये की वैल्यू और कम हो जाए और महंगाई, इंपोर्ट में महंगाई और बढ़ जाए। ही माइट बी टेम्प्टेड, वो अब किस चीज़ को लेकर टेम्प्टेड होंगे? टेम्प्टेड मीन्स अट्रैक्टेड, वो किस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड होंगे? टू टेक अ क्यू फॉर फ्रॉम, जो एक क्यू ले लें, क्यू का मतलब क्या, एक तरीके से हेल्प ले लें, एक हिंट ले लें, किससे? मिस्टर दास से। मिस्टर दास मीन्स मिस्टर शक्तिकांता दास, जो उनसे पहले गवर्नर थे, हु हैड सरप्राइज्ड मार्केट्स, जिन्होंने मार्केट्स को सरप्राइज कर दिया था विद अ रेट कट इन द फर्स्ट रिव्यू। जब फर्स्ट रिव्यू की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने रेट कट किया था अंडर हिज वॉच इन 2019 के टाइम पे। रिवर्सिंग इज, बदल दिया था उन्होंने अपने प्रीडेसर का, अपने से पहले वाले गवर्नर के स्टैंड को, पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब जो उन्होंने किया था। तो मिस्टर शक्तिकांता दास ने क्या किया था, उनसे पहले वाले जो गवर्नर थे वो रेट कट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मिस्टर शक्तिकांता दास आए थे अपनी पहली मीटिंग में तो उन्होंने रेट कट किया था। तो मिस्टर संजय मल्होत्रा भी ऐसा हो सकता है वो भी करें। अब जैसे मिस्टर शक्तिकांता दास रेट कट नहीं कर रहे थे, अब हो सकता है मिस्टर संजय मल्होत्रा रेट कट कर दे। पैसेज समझ आया सभी को? एक्चुअली ये पैसेज में सिर्फ इंग्लिश इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें बहुत सारी ना कह सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी अवेयरनेस इन्वॉल्व थी। मतलब आपको ये सारे के सारे टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि रेपो रेट से ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रेपो रेट से इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रुपये को कम होने, रुपये के ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे के सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। टोन कैसी है? एनालिटिकल है, कॉशियस है, केयरफुल होने को बोल रहे हैं क्योंकि ग्रोथ कम हो रही है। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल, देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ में आया। की रीजन क्या है? की रीजन वही है कि भाई जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, रुपी स्ट्रेंथन हो गया है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की तो बात ही नहीं। की इन्फ्लेशन रीजन इज जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई है, डिस्पोजेबल इनकम्स को बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए रेपो रेट कम करने की जरूरत है। आंसर इज बी, वेरी गुड। नेक्स्ट, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? रुपये और गिर जाएगा। इट कुड वीकन द रुपी फर्दर, इंक्रीजिंग इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, रुपी की वैल्यू और कम हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो रिलेशनशिप है फिनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई के बीच में, उसको लेके हम क्या कह सकते हैं? फिनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई, फिनेंस मिनिस्ट्री ने तो आरबीआई के ऊपर ही इल्जाम लगाया था इकोनॉमिक स्लोडाउन का। आंसर इज अगेन बी, इन्होंने इल्जाम लगाया था आरबीआई के ऊपर, मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। तो रिश्ता क्या है? खराब ही है। आंसर इज स्कोर्स एवरीवन। चलिए आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 5000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 5000 लाइक्स नहीं है, तो ये बात तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। नॉट वर्थ द रिस्क, उतना नहीं है जितना रिस्क है। यूएस, इंडिया और इलीगल एमिग्रेशन की हम बात करें। एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब क्या है? आप अपनी कंट्री छोड़ के जा रहे हो, तो छोड़ के जाना इज व्हाट? छोड़ के जाना इज एमिग्रेशन। किस कहीं और एंटर कर रहे हो तो एंटर करना इज व्हाट? इमिग्रेशन। तो ये इंडिया है, ये यूएस है। इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो एमिग्रेट कर रहे हो, यूएस में अंदर एंट्री कर रहे हो तो यूएस में इमिग्रेट कर रहे हो।
समझ रहे हो? याद कैसे करोगे? एमिग्रेशन में ई आ रहा है, ई फॉर एग्जिट होता है। तो कंट्री एग्जिट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? एमिग्रेट कर रहे हो। कंट्री में एंट्री कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? इमिग्रेट कर रहे हो। चलो पहले आप स्किमिंग करेंगे फिर हम समझाएंगे। अब स्किमिंग करनी है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना है। चलिए, व्हाट इज द मेन आइडिया? ऑथर क्या कह रहे हैं? इतने सारे इंडियंस को वापस भेज दिया गया, कह रहे थे कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे यूएस में। ये सरप्राइजिंग भी नहीं है और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ हो। पिछले कुछ सालों में यूएस ने अपने इन ऑपरेशंस को और अच्छा कर दिया है। इंडिविजुअल्स को वापस भेज देते हैं, उन लोगों को जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। जून और अक्टूबर के बीच में इतने सारे लोगों को इतनी सारी फ्लाइट्स में भेजा गया था, इतनी सारी कंट्रीज में भेजा गया था, इंडिया भी था उसमें। लेकिन जिस तरीके से किया गया और जो टाइम पे किया गया वो चिंताजनक बात है। ये डेपोटेशंस तब किए गए जब आईसीई ने क्या किया, एक आईसीई वहाँ की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसने बहुत ही ज़्यादा कठिन स्टेप लिया। और वो कब हुआ? जब मिस्टर ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंट वो बने। उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन को अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी बना दी कि लोगों को वापस भेजना ही भेजना है। इंडिया है, इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन है यूएस में जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। 7,25,000 लोग हैं। तो अब सारे के सारे इंडिया वापस आएंगे। तो अब इंडिया को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, इतने सारे लोग इंडिया वापस आने वाले हैं। तो पूरे पैराग्राफ में मेन आइडिया क्या है? एक ही लाइन का मेन आइडिया है कि यूएस भर भर के इंडियंस को वापस भेज रहा है, इनफैक्ट सबको वापस भेज रहा है यूएस भर भर के, और इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। दिस वॉज द मेन आइडिया। कितने लोगों का मेन आइडिया मैच किया? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। अगला पैराग्राफ, मिलिट्री फ्लाइट्स को यूज किया गया इस बार, नॉर्मल प्लेन्स में नहीं भेजा गया, मिलिट्री फ्लाइट्स में भेजा है। इसका मतलब यूएस कह रहा है गलती से वापस मत आ जाना। प्रोटेस्ट भी किए, कोलंबियन प्रेसिडेंट ने प्रोटेस्ट करे। क्यों? क्योंकि किस तरीके से उनको जंजीरों में बांध के लोगों को भेजा जा रहा था, बड़ी गंदी तरीके से यूएस ने भेजा है लोगों को वापस। यूएस एम्बेसी जो है दिल्ली में, उसने भी क्लियर किया कि जो डिपोटेशन है बहुत बड़े कदम का, एक इनिशिएटिव का एक कदम है कि हम इमिग्रेशन लॉज को स्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं। ये मैसेज हम भेजने वाले हैं कि इलीगल माइग्रेशन इज नॉट वर्थ द रिस्क, मतलब गलती से भी आने की कोशिश मत करना। टाइमिंग जो किया वो भी कि मतलब अभी हमारे मोदी जी की विजिट होने वाली है, उससे जस्ट पहले किया। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से नहीं हो सकता, वो इनफ नहीं है कि हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रोक पाए। ये हो सकता है कि लड़ाई का पॉइंट बन जाए इंडिया यूएस के रिश्तों में। सिटीजन्स को एक्सेप्ट करना, वो वेरीफाइबली इंडियन है और वो बाकी कंट्रीज को इलीगली एंटर किए हैं, ये अनडाउटेडली इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स को लागू करना चाहिए जिससे कि इंडियंस जो हैं वो इतनी खतरनाक जर्नीज ना करे कि वो यूएस जाए मैक्सिको और कनाडा के थ्रू। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या है कि चलो, एक तो चलो टाइमिंग, दूसरी चीज इतनी गंदी तरीके से उन लोगों को भेजा, मिलिट्री प्लेन्स में भेजा जैसे कि वो क्रिमिनल्स हो, और उनको शैकल किया गया, जंजीरों में बांधा गया और बड़ी खराब तरीके से उनको भेजा गया। मतलब मिस्टर ट्रम्प ये क्लियर कर रहे हैं कि गलती से भी, भूल चूक से भी अमेरिका में मत आ जाना, उतना रिस्क मत ले लेना, माइग्रेशन से कोई फायदा नहीं होगा, रिस्क बहुत बड़ा है। वो इस पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं और ये पॉइंट हो सकता है इंडिया यूएस के रिश्तों में एक प्रॉब्लमैटिक बात हो। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग।
सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि वो जहाँ से सबसे ज़्यादा डेपोटेशन रेट्स हैं, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से बहुत सारे लोग जाते हैं, तो इलीगली काम करना बाहर, ये एक सक्सेस का रास्ता नहीं है। एजुकेशनल कैंपेन्स भी हाईलाइट करने चाहिए, खतरा होता है भाई इलीगल माइग्रेशन में। रूट कॉजेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को हमारे यहाँ प्रॉब्लम है तभी वो लोग वहाँ बाहर जा रहे हैं, तो मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को सॉल्व करना चाहिए, एग्रीकल्चर क्राइसिस जो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है उनको ठीक करना चाहिए, सोशल टेंशन को ठीक करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में जो कमी है, रोजगारी की जो कमी, रोजगार में जो कमी है उसको ठीक करना चाहिए। तभी लोग बाहर नहीं जाएंगे, तभी लोग ऐसे रिस्क नहीं लेंगे। अटेंशन देना चाहिए उन लोगों को जो जानबूझ के ट्रैवल करते हैं लड़ाई वाले जोन्स में, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको। यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को चेंज करना तो मुश्किल होगा। इंडियन गवर्नमेंट को रीजंस को एड्रेस करना चाहिए कि इतने ज़्यादा लार्ज स्केल माइग्रेशन करते क्यों हैं, इंडियन इतने ज़्यादा यूएस में जाते क्यों हैं, और उसको एम्पैथी के साथ उनकी फीलिंग्स को समझ के और अर्जेंसी के साथ तुरंत के तुरंत इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। तो ऑथर ने पूरे पैराग्राफ में ये बोला कि भाई यूएस की बुराई करने से कुछ नहीं होगा, यूएस को बोलो कि चेंज करो, उससे कुछ नहीं होगा, यूएस की कोई गलती नहीं है, गलती इंडियंस की है कि वो जा रहे हैं। और इनफैक्ट इंडियंस की भी गलती नहीं है, गलती है गवर्नमेंट की, हमारे यहाँ की इकोनॉमी की। हमारे यहाँ जॉब्स ही नहीं है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, हमारे यहाँ इतनी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, इतनी क्राइसिस है, तो लोग तो जाएंगे ही। तो सरकार को किस चीज़ को ठीक करना है, सरकार को एम्प्लॉयमेंट देने पे फोकस करना है, सरकार को इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना है, जो सोशल टेंशन्स हैं उनको ठीक करना है, कि लोग ऐसा कदम उठाए ना। इन सभी लोगों को बहुत ही एम्पैथी के साथ डील करना है, प्रॉब्लम्स को समझना है कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया तो क्यों उठाया, और इसको तुरंत के तुरंत हैंडल करना है। तो अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सेफ फील होगा, यहाँ पे लोगों को टेंशन से बाहर, सोशल टेंशन्स नहीं होंगे, एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो लोग नहीं जाएंगे, वो रिस्क नहीं लेंगे, और सरकार को उसी चीज़ पे काम करना है। पैसेज समझ आया सभी को? चलो क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंडियंस को डिस्करेज करने का, कि वो माइग्रेट ना करें? अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर, ऑथर ने बोला अवेयरनेस नहीं है, लोगों को एजुकेशनल कैंपेन्स चलाने हैं, मतलब अवेयरनेस देनी है। यूएस की वीज़ा पॉलिसीज स्ट्रिक्ट है, लीगल माइग्रेशन इम्पॉसिबल है, लीगल इंडियन गवर्नमेंट एनकरेज करती है क्या? नहीं। रिपार्टेशन अग्रीमेंट्स की तो कोई बात ही नहीं हुई, आंसर इज व्हाट ए। अवेयरनेस नहीं है कि बहुत रिस्की होता है, तो वो एजुकेशनल कैंपेन्स चलाने चाहिए सरकार को, बताओ कि रिस्की है भाई इलीगल इमिग्रेशन। चलो लास्ट क्वेश्चन। वन रीजन क्या है, इंडिया को किस चीज़ को लेके कंसर्न होना चाहिए? बहुत तेज़ी से खराब हो रहे हैं रिश्ते, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है, बहुत तेज़ी से खराब हो रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, नहीं पहले भी हुआ है, इस बार कुछ अलग हुआ है, इस बार अलग क्या हुआ है, मिलिट्री फ्लाइट्स यूज़ हुई हैं, तो मतलब यूएस की बहुत ही एग्रेसिव अप्रोच है, कोई इमिग्रेंट्स है ही नहीं यूएस में, बिल्कुल ही गलत है, आंसर इज व्हाट? स्कोर्स इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एवरीवन। मैच द कॉलम्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, टोरेंशियल रेन हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग इंसान एक छोटी सी जगह पे। बी इन अ टाइट कॉर्नर, बहुत मुश्किल वाली सिचुएशन में होना। ब्रिंग टू लाइट, लोगों के सामने लाना। च्यू द कट, सोचना किसी बारे में। DEAC एंड P। 10 शब्द हैं, सभी की जिम्मेदारी क्या है कि आपको इनमें से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखना ही लिखना है। मेरी जिम्मेदारी है आपको रोज़ एडिटोरियल पढ़ाने की, आपकी जिम्मेदारी है रोज़ कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखने की। सबकी जिम्मेदारी है, सबको करना है, एवरीवन हैज़ टू डू इट, कोई भी बच्चा बचेगा नहीं, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करेंगे कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे, हर किसी को लिखना है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, आज के आज ही परफेक्शन बैच को ज्वाइन कर लेंगे, अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो। जितना डिले करोगे परफेक्शन बैच को ज्वाइन करने में, उतना ही पीछे रह जाओगे। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश उसमें आती है, तो आपको ये 2 क्लासेस तो रोज़ करनी ही करनी है। रोज़ 2 घंटे इंग्लिश को दोगे, अपनी इंग्लिश ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बट उसके लिए रोज़ 2 घंटे इंग्लिश को देने पड़ेंगे। कोड लगाओगे निमिषा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, येस ऑफिसर पे ये कोर्स मिल जाएगा। सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लेना मेरा। अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, स्पेसिफिकली सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लेना।
कोड हमेशा लगेगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स दिए हुए हैं। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी PDF, सारी मैगजीन्स मिल जाती हैं, सारा कंटेंट मिल जाता है, क्लास नोट्स मिल जाते हैं, चेकलिस्ट मिल जाती है। कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमको पूछ लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देना। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। अगर वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है तो एक हैबिट बना लो, रोज़ 20 मिनट रोज़ वोकैब प्रोडिजी पढ़नी है। वोकैब प्रोडिजी की बुक आपको सब जगह मिल जाएगी। वैसे मुझे लगता है सबके पास होगी भी वोकैब प्रोडिजी की बुक। एक हैबिट बना लो कि मुझे 20 मिनट्स रोज़ वोकैब प्रोडिजी पढ़नी ही पढ़नी है। उस बुक में सारे सिनोनिम, सारे एंटोनिम, सारे रूट वर्ड, सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, सारे फ्रेजल वर्ब, सब कुछ दिया हुआ है एक बुक में। रोज़ 20 मिनट्स रीड करोगे, अपने आप वर्ड्स दिमाग में बैठते जाएंगे।